जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्र पर। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड 2026 की परीक्षा आप लोगों की 18 फरवरी से होना है। आज 16 फरवरी आपका हो गया है और इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग कक्षा 12 की सामान्य हिंदी, जो कि पहला पेपर है आपकी परीक्षा का, सामान्य हिंदी में अंतिम प्रहार देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों? अंतिम प्रहार। और इस अंतिम प्रहार में आप लोग अगर इसे पढ़कर जाते हैं और कल वाली क्लास को पढ़कर जाते हैं तो यकीन मानिए आप लोग बेहतर करके आएंगे पेपर में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इस क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और चलिए हम देखते हैं पहले प्रश्न से कि पहला प्रश्न क्या कहता है। बच्चों की कालिदास की लालित्य योजना के लेखक हैं। कालिदास की लालित्य योजना के कौन लेखक हैं? हरिशंकर परसाई जी हैं, या फिर मोहन राकेश जी हैं, या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है बच्चों? कालिदास की लालित्य योजना। कौन है इसके लेखक? तो अगर हम लोग बात करें कि कालिदास की लालित्य योजना, तो सबसे पहले तो आप लोग बताएंगे कि हरिशंकर परसाई जी की रचनाएं। तो हरिशंकर परसाई जी की कौन कौन सी रचनाएं बच्चों? तट की खोज है, भूत के पांव पीछे हैं, और मोहन राकेश की बात करें तो आखिरी चट्टान है, आषाढ़ का एक दिन है, लहरों के राजहंस हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो इनका पुनर्नवा है, अनामदास का पोथा है, बाणभट्ट की आत्मकथा है। ये सभी इनकी रचनाएं हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की कविता कलाप, काव्य मंजूषा, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। फिलहाल कालिदास की लालित्य योजना ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगले प्रश्न में कह रहे हैं कि शुक्लोत्तर युग के साहित्यकार हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर किशोरीलाल गोस्वामी, या महावीर प्रसाद द्विवेदी, या लाला श्रीनिवास दास। कौन है बच्चों? तो अगर हम लाला श्रीनिवास दास की बात करें तो ये भारतेंदु युग के हैं। कौन से युग के हैं? तो ये आपके भारतेंदु युग के हैं। और अगर बात करें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, तो आप लोग जानते हैं इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग चला था, तो ये द्विवेदी युग के हैं। किशोरीलाल गोस्वामी ये भी भारतेंदु युग के हैं। और अब आपके पास एक और बच रहे हैं, कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी, और यही हैं शुक्लोत्तर युग के साहित्यकार। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हरिशंकर परसाई की कहानी रचना है। हरिशंकर परसाई जी की इसमें से कहानी कौन सी है? कल्प वृक्ष है, या धरती के फूल है, या फिर रानी नागफनी की कहानी है, या मेरे विचार है। कौन सा है बच्चों हरिशंकर परसाई जी का? तो अगर हम लोग बात करें कल्प वृक्ष, तो ये है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। किसका है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। धरती के फूल और रानी नागफनी की कहानी, ये दोनों हैं परसाई जी की रचनाएं। दोनों ही परसाई जी की रचनाएं हैं। अभी आप लोग कंफ्यूज होंगे कि कौन सा है, मतलब जब दो दो हैं तो इसमें क्या मतलब है, तो अभी हम बता रहे हैं। और जो रानी नागफनी की कहानी, ये तो बता ही दिए। मेरे विचार की अगर बात करें तो मेरे विचार हैं जी सुंदर रेड्डी जी के। किसके हैं बच्चों? जी सुंदर रेड्डी की। यहाँ पर कहानी पूछा गया है। और धरती के फूल क्या है? धरती के फूल कहानी है। रानी नागफनी की कहानी जो है ये उपन्यास है। ध्यान रखना, रानी नागफनी की कहानी उपन्यास है और धरती के फूल क्या है? कहानी है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि भारत की मौलिक एकता निबंध संग्रह के लेखक हैं। कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, या मोहन राकेश हैं। तो मोहन राकेश का लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, और क्या है आखिरी चट्टान, ये इनकी रचनाएं हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल की बात करें तो भारत की मौलिक एकता है, माता भूमि है, कल्प वृक्ष है, ये सभी वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचनाएं हैं। कन्हैयालाल मिश्र की बात करें तो इनकी रचना में है छड़ बोले कड़ मुस्काए, बाजे पायलिया के घुंघरू, दीप जले शंख बजे, ये सभी इन्हीं की रचनाएं हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी की बात करें तो संस्कृति के 4 अध्याय इनकी रचना है। और इनकी और कौन सी रचना है? पुरुरवा है, उर्वशी है, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सभी लोग बच्चों एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर भी करते रहिए। लाइक शेयर आप लोगों का ज़बरदस्त होना चाहिए। जितना ज़बरदस्त लाइक शेयर होगा उतना ही आनंद आएगा क्लास में। पुनर्नवा उपन्यास के लेखक हैं। पुनर्नवा के लेखक कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। कौन है बच्चों? तो अगर हम लोग बात करें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाओं में कौन सा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाओं में कविता कलाप है, काव्य मंजूषा है प्रमुख रचना। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पुनर्नवा है, बाणभट्ट की आत्मकथा है, अनामदास का पोथा है, ये सभी इनके उपन्यास हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल का भारत की मौलिक एकता है, और वासुदेव शरण अग्रवाल का कल्पवृक्ष है, माता भूमि है, ये सभी राष्ट्र का स्वरूप है, सब वासुदेव शरण अग्रवाल के हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी की अगर बात करें तो इनकी रचनाओं में पतितों के देश में, अम्बपाली, गेहूं बनाम गुलाब, ये सभी किसकी रचना है बच्चों? तो ये सभी रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचनाएं हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन हैं? हरिशंकर परसाई जी हैं, यानी जिनकी रचना है भूत के पांव पीछे, तट की खोज, और कौन सी रचनाएं हैं हरिशंकर परसाई जी की? तो हरिशंकर परसाई जी का धरती के फूल, रानी नागफनी की कहानी, ये सभी इन्हीं की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो कुटज है, अशोक के फूल है, और पुनर्नवा है, अनामदास का पोथा है, बाणभट्ट की आत्मकथा है। ये सभी जो पूछे जाने वाले रचनाएं हैं, बार बार मैं उन्हीं का नाम ले रहा हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अज्ञेय जी की बात करें बच्चों तो अपने अपने अजनबी जो है ये अज्ञेय जी की रचना है, और इसके साथ साथ इनका कितनी नामों में कितनी बार, और क्या है हरी घास पर क्षण भर, इत्यलम, ये सभी अज्ञेय जी की रचनाएं हैं। रामधारी सिंह दिनकर का है संस्कृति के 4 अध्याय, और पुररवा, उर्वशी, और कौन सा है, और कोई एक रचना आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर कह रहे हैं कि मोहन राकेश का कहानी संग्रह है। मोहन राकेश का कहानी संग्रह कौन सा है बच्चों? समय सारथी है, या फिर क्वार्टर है, या फिर आखिरी चट्टान तक है, या बकलम खुद है? कौन सी रचना है बच्चों? तो बकलम खुद की बात करें तो बकलम खुद है नामवर सिंह जी की रचना। किसकी है? नामवर सिंह का है। और है क्या? तो ये निबंध है बच्चों। क्या है? निबंध है। और अगर हम लोग बात करें आखिरी चट्टान तक तो ये है मोहन राकेश जी का, और है यात्रा वृत्त। क्या है? यात्रा वृत्तांत है। और अगर हम लोग बात करें क्वार्टर, तो क्वार्टर क्या है बच्चों? क्वार्टर इनका कहानी संग्रह है। हमसे कहानी संग्रह ही पूछा गया है। समय सारथी की बात करें तो ये भी मोहन राकेश जी का है, लेकिन ये संस्मरण है। क्या है? तो यह संस्मरण है। अगली रचना पर चलते हैं। अगला कह रहा है कि भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार हैं। भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार कौन हैं? हरिशंकर परसाई जी हैं, या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, या मोहन राकेश हैं, या प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं? तो कौन है बच्चों? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। इनकी और रचनाओं में है लैंग्वेजेस प्रॉब्लम इन इंडिया, मेरे विचार, और भाषा और आधुनिकता। मोहन राकेश की बात करें तो आखिरी चट्टान तक, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, ये सभी इनका है। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचनाएं मैं बहुत बार बता चुका हूँ। हरिशंकर परसाई जी की भी रचनाओं में बहुत बार बता चुका हूँ। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश रचना का संबंध है। सत्यार्थ प्रकाश का संबंध किससे बच्चों? ब्रह्म समाज से है, या आर्य समाज से है, या प्रार्थना समाज से है, या फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी से है? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय जी ने। किसने किया था बच्चों? राजा राम मोहन राय जी ने किया था ब्रह्म समाज की स्थापना। और अगर बात करें आर्य समाज की तो ये दयानंद सरस्वती जी ने किया था। किसने किया था? दयानंद सरस्वती जी ने। अगर हम बात करें कि इसके बाद में प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। किसने किया था बच्चों? आत्माराम पांडुरंग ने किया था। और अगर बात करें थियोसॉफिकल सोसाइटी की तो इसमें 2 विदेशी थे। एक तो थे ब्लावत्स्की
ब्लावत्स्की और एक थे कर्नल आलकाट। ब्लावत्स्की और कर्नल आलकाट। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं दयानंद सरस्वती जी। तो इसलिए कौन सा उत्तर सही होगा? आर्य समाज से इसका संबंध है। चलिए एक बार सभी लोग लाइक शेयर जरूर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी कौन सी है बच्चों? लाल पान की बेगम है, या फिर विष कन्या है, या पाजेब है, या चीफ की दावत है? कौन सी रचना है बच्चों? तो अगर हम लोग बात करें कि चीफ की दावत, तो चीफ की दावत किसकी रचना है? भीष्म साहनी की है। किसकी है बच्चों? भीष्म साहनी जी की रचना है चीफ की दावत। पाजेब की अगर बात किया जाए तो पाजेब रचना है जैनेन्द्र कुमार जी की। किसकी रचना है बच्चों? तो ये रचना है जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है। अगर हम लोग बात करें विषकन्या, विषकन्या जो है ये ओम प्रकाश शर्मा जी की रचना है। किसकी है बच्चों? तो ओम प्रकाश शर्मा जी की रचना है। अब एक ही बचे, कौन? लाल पान की बेगम, और यही है फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी, और कहानी भी है। अगला बता दें, इनकी एक कहानी आप लोग और पढ़े हैं जो कि आपके कक्षा 12 के सिलेबस में है, जो बच्चे 12 में होंगे उन्होंने पढ़ा होगा। कौन सा? पंचलाइट। अगला प्रश्न आपका चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा में कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या हरिशंकर परसाई हैं, या मोहन राकेश हैं, या फणीश्वरनाथ रेणु हैं? तो फणीश्वरनाथ रेणु का अभी हम लोगों ने देखा, लाल पान की बेगम और पंचलाइट। मोहन राकेश की बात करें तो आखिरी चट्टान, और कौन सा आखिरी चट्टान है? लहरों के राजहंस है, और इनका एक और है आषाढ़ का एक दिन। हरिशंकर परसाई जी की बात करें तो हरिशंकर परसाई जी की रचनाओं में रानी नागफनी की कहानी, धरती के फूल, भूत के पांव पीछे, तट की खोज, ये सभी इन्हीं की रचना है। निंदा रस इन्हीं की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं। पूछा गया था बाणभट्ट की आत्मकथा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल कब क्या है बच्चों? 1868 ईस्वी, या 1900 ईस्वी, या 1880 ईस्वी, या 1870 ईस्वी? तो सरस्वती पत्रिका का संपादन 1900 ईस्वी में हुआ। कहाँ से हुआ? तो इलाहाबाद से हुआ, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है। कहाँ से हुआ बच्चों? इलाहाबाद से हुआ, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है। और इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है बच्चों? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके संपादक हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? द्विवेदी युग है, या छायावाद युग है, या भारतेंदु युग है, या छायावादोत्तर युग है? तो बच्चों द्विवेदी युग में इसका बहुत व्यापक विकास हुआ था, लेकिन भारतेंदु युग में इसका आरंभ हुआ था। तो प्रारंभिक युग हमसे पूछा गया है, तो कौन सा होगा? भारतेंदु युग होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, परिवेश, परिवेश कहानी संग्रह किसकी रचना है? परिवेश निबंध संग्रह किसकी रचना? हरिशंकर परसाई जी का है, या जैनेन्द्र कुमार जी का है, या मोहन राकेश का है, या वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है? तो अगर बच्चों बात करें वासुदेव शरण अग्रवाल की, तो इनकी माता भूमि है, कल्प वृक्ष है, और कौन सी रचना है? एक आप लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 के सिलेबस में है, राष्ट्र का स्वरूप। और हम लोग चलते हैं मोहन राकेश की ओर, तो बार बार इनकी रचनाओं को मैं बता रहा हूँ, जरूर याद हो जाएगा। लहरों के राजहंस, आखिरी चट्टान तक, आषाढ़ का एक दिन, ये जरूर आपको याद हो जाएगा। जैनेन्द्र कुमार जी की अगर बात करें तो जैनेन्द्र कुमार जी में त्यागपत्र है, सुनीता है, मुक्तिबोध है, परख है, विवर्त है, ये सभी इनकी रचना है। हरिशंकर परसाई जी का परिवेश निबंध संग्रह है, और भूत के पांव पीछे, तट की खोज, ये सभी परसाई जी की रचनाएं। धरती के फूल, रानी नागफनी की कहानी, ये सभी उन्हीं की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा, निंदा रस के रचनाकार हैं। कौन है निंदा रस के? जैनेन्द्र कुमार जी हैं, या हरिशंकर परसाई जी हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या मोहन राकेश जी हैं? कौन है बच्चों? तो जैनेन्द्र कुमार जी नहीं हैं, और हरिशंकर परसाई जी हैं। निंदा रस के रचनाकार कौन हैं? तो हरिशंकर परसाई जी हैं।
आप लोग हजारी प्रसाद के किन्हीं 2 उपन्यास का नाम कमेंट सेक्शन में बताएंगे तुरंत। और जैनेंद्र कुमार और मोहन राकेश का अभी हमने इसके ऊपर वाले प्रश्न में ही बताया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं। क्या कह रहा है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? किसका है बच्चों? तो अगर हम बात करें कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं इसमें, तो देखिए रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं इनकी रचना क्या है? इनकी रचना विचार भी थी, चिंतामणि, रसमीमांसा, 11 वर्ष का समय, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, विशस्य विस्मौसदम, ये सभी भारतेंदु जी की रचनाएं हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की अगर बात करें तो इनकी रचनाओं में कविता कलाप, काव्य मंजूषा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो अनामदास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा और पुनर्नवा, ये कुटज, अशोक के फूल, ये सभी इनकी रचनाएं। कल्पलता भी इनकी रचना है। अब हमसे पूछा गया कि कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, किसने कहा है? तो इसे कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न कह रहा है वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति, ये लेखक हैं कौन है बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, या प्रेमचंद जी हैं, या फिर सदा सुखलाल जी हैं? सदा सुखलाल की रचना का नाम सुख सागर। क्या है बच्चों? सुख सागर है। और प्रेमचंद जी की रचना का नाम बताइए। तो गबन, गोदान, सेवा सदन, निर्मला, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का आप लोग कमेंट में बताएंगे जो मैंने अभी बताया है। और जयशंकर प्रसाद जी की रचना की बात करें तो छाया है, प्रतिध्वनि है, कंकाल है, तितली है, इरावती है, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो ये सभी हैं जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, और अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या कह रहा है। हाँ, इसका उत्तर जो होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी होगा, वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति। अब अगले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न कह रहा है खड़ी बोली के लेखक चतुष्टय उन्नायकों में नहीं है। कौन नहीं है बच्चों? मुंशी सदा सुखलाल जी नहीं हैं, या इंसा अल्लाह खां नहीं हैं, या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद नहीं हैं, या फिर सदल मिश्र जी नहीं हैं। कौन नहीं है बच्चों इसमें? तो चलिए देख लेते हैं। सदा सुखलाल की अगर बात करें तो इनकी रचना का नाम है सुख सागर। क्या नाम है? सुख सागर। अगर हम लोग बात करें इंसा अल्लाह खां तो इनकी रचना का नाम है रानी केतकी की कहानी। अगर शिव प्रसाद सितारे हिंद की बात करें तो राजा भोज का सपना। क्या है इनका बच्चों? राजा भोज का सपना। सदल मिश्र की रचना का नाम है नासिकेतोपाख्यान। नासिकेतोपाख्यान इनकी रचना का नाम है। हमसे पूछा गया लेखक चतुष्टय, मतलब खड़ी बोली के लेखक चतुष्टय उन्नायक में कौन नहीं है? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी नहीं हैं। अगला प्रश्न, सभी लोग एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ज़बरदस्त तरीके से कर दीजिए। हिंदी में खड़ी बोली का जन्मदाता माना जाता है, किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, या प्रताप नारायण मिश्र जी को, या फिर गुलाब राय को, या लाला लल्लू लाल को? किसको माना जाता है बच्चों खड़ी बोली का उन्नायक? तो अगर हम लोग बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की तो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, फिलहाल इन्हीं को माना जाता है। इनकी रचनाओं में विशस्य विस्मौसदम, भारत दुर्दशा, वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति, सत्य हरिश्चंद्र, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रताप नारायण मिश्र जी की रचनाओं की बात करें तो इनकी रचना है बात, मन की लहर, प्रेम पुष्पावली। बात, मन की लहर, प्रेम पुष्पावली। अगर बात करें गुलाब राय की, बाबू गुलाब राय की रचनाओं को आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप लोग इसको क्या बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और लल्लू लाल की रचना का नाम है प्रेम सागर। क्या नाम है बच्चों? प्रेम सागर। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कितनी नावों में कितनी बार कृति के रचनाकार हैं? कौन है? डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, या आज्ञे जी हैं, या हरिवंश राय बच्चन हैं, या जयप्रकाश भारती जी हैं? तो बच्चों जयप्रकाश भारती की बात करें तो इनकी रचना है खुली किताब के पन्ने। कौन सा है? खुली किताब के पन्ने। और कौन सा है? मेरी बाल कहानियाँ।
और कौन सी रचना? मेरी बाल कहानियाँ। हरिवंश राय बच्चन की बात करें तो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। अज्ञेय जी की बात करें तो अज्ञेय जी की रचनाओं में कितनी नावों में कितनी बार, जो कि पूछा गया है। इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे वह, ये सभी रचनाएं किसकी हैं बच्चों? तो ये सभी रचनाएं अज्ञेय जी की हैं। धर्मवीर भारती की बात करें तो सूरज का सातवां घोड़ा इनकी एक प्रमुख रचना है। ठेले पर हिमालय इनकी प्रमुख रचना है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतेंदु के समकालीन लेखक हैं। कौन है बच्चों भारतेंदु का समकालीन लेखक? राय कृष्ण दास जी हैं, या शांति प्रिय द्विवेदी हैं, या जैनेन्द्र कुमार हैं, या ठाकुर जगमोहन सिंह हैं? तो ठाकुर जगमोहन सिंह की अगर बात करें तो ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है प्रेम, संपत्तिलता और श्यामलता। प्रेम, संपत्तिलता और श्यामलता। अगर बात करें हम लोग जैनेन्द्र कुमार जी की रचनाओं की, तो जैनेन्द्र कुमार जी की रचनाओं में कौन कौन सी रचना है बच्चों? तो इनकी रचना में त्यागपत्र, सुनीता, मुक्तिबोध, परख और विवर्त। शांतिप्रिय द्विवेदी की बात करें तो शांतिप्रिय द्विवेदी की रचनाओं में नखबिंदु, कवि का आत्मजगत और जीवन की अभिव्यक्ति, ये किसकी रचना है? शांतिप्रिय द्विवेदी जी का है। राय कृष्ण दास की बात करें तो इनकी रचना है साधना, अनाख्या और कौन सी है? सुधांशु। ये राय कृष्ण दास जी जो हैं ये भारतेंदु युग के यानी भारतेंदु जी के समकालीन लेखक में भी हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुख सागर के रचनाकार हैं। देखिए अभी हमने जो व्याख्या में बताया था वो आ गया। इंशाअल्लाह खां का मैंने बताया था कि रानी केतकी की कहानी है। कौन सी है बच्चों? केतकी की कहानी है। लल्लू लाल की रचना में प्रेम सागर है। क्या है? प्रेम सागर है। सदा सुखलाल की रचना में सुख सागर है। क्या है बच्चों? सुख सागर। एक बार कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग बताते रहिए और साथ ही साथ आप लोग इस क्लास को शेयर करते रहिए, ज़बरदस्त तरीके से लाइक करते रहिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं है चैनल तो अब तक तो सब्सक्राइब भी करते रहिए। राम प्रसाद निरंजनी जी की रचना है भाषा योग वशिष्ठ। कौन सी रचना बच्चों? भाषा योग वशिष्ठ। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि रसज्ञ रंजन के रचनाकार हैं। रसज्ञ रंजन के रचनाकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, या महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या जयशंकर प्रसाद जी हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं में कंकाल, तितली, इरावती, छाया, प्रतिध्वनि, ये सभी है। अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, पुनर्नवा, कुटज, अशोक के फूल, कल्पलता, ये सभी किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाओं में काव्य मंजूषा, कविता कलाप और जो पूछा गया है यानी कि रसज्ञ रंजन भी इन्हीं की रचना है। प्रताप नारायण मिश्र जी की रचनाओं में बात है, मन की लहर है, प्रेम पुष्पावली भी इन्हीं की रचना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कविवचन सुधा पत्रिका के संपादक रहे हैं। कविवचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है बच्चों? बालकृष्ण भट्ट जी हैं, या बाल मुकुंद जी हैं, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, या प्रताप नारायण मिश्र जी हैं? कौन है बच्चों? प्रताप नारायण मिश्र की रचना अभी अभी मैंने बताया है, आप लोग कमेंट में एक बार छाप दीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अगर बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कौन कौन सी रचना है? वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति, भारत दुर्दशा, और क्या है बच्चों? सत्य हरिश्चंद्र है। ये सभी इनकी रचनाएं हैं। बाल मुकुंद जी की रचनाओं में देखें तो बाल मुकुंद जी की रचनाओं में भारत प्रताप और भारत मित्र, इस दो पत्रिका के संपादक रहे हैं। कौन से दो पत्रिका? भारत प्रताप और भारत मित्र, भारत प्रताप और भारत मित्र के संपादक बाल मुकुंद हैं। और बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका क्या है? हिंदी प्रदीप। यहाँ पर पत्रिका पूछा गया था, चलिए देख लेते हैं। हिंदी प्रदीप है इनकी। और भारत प्रताप किसका है? तो भारत प्रताप है इनका यानी बाल मुकुंद जी का। भारत प्रताप और प्रताप नारायण मिश्र जी की पत्रिका का नाम है ब्राह्मण। कौन सी पत्रिका बच्चों? ब्राह्मण। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्रिका का नाम है कविवचन सुधा।
अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। आखिरी चट्टान क्या है? आखिरी चट्टान रचना विधा है। आखिरी चट्टान रचना की कौन सी विधा है? निबंध संग्रह है, या यात्रा वृत्तांत है, या फिर उपन्यास है, या कहानी संग्रह है? तो बच्चों आखिरी चट्टान अगर रचना की विधा बात की जाए तो ये क्या है? यात्रा वृत्तांत है। और किसकी रचना है? तो ये रचना है, बार बार मैंने इनका नाम लिया है, मोहन राकेश जी का। किसकी रचना बच्चों? मोहन राकेश जी की रचना है। अगला प्रश्न कह रहा है, निबंध प्रौढ़तम स्तर तक पहुंचा। प्रौढ़तम स्तर तक कहाँ पहुंचा है बच्चों? द्विवेदी युग में, या फिर छायावादी युग में, या भारतेंदु युग में, या छायावादोत्तर युग में? तो बच्चों भारतेंदु युग में तो गद्य, खड़ी बोली गद्य का शुरुआत हुआ, लेकिन द्विवेदी युग में ये अपने प्रौढ़तम स्तर तक पहुंच गया है। तो इसका आपका पहला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, हंस पत्रिका के संपादक हैं। हंस पत्रिका के संपादक कौन है बच्चों? गुलाब राय जी हैं, या बालकृष्ण भट्ट हैं, या प्रेमचंद हैं, या फिर द्विजेंद्र नाथ राय हैं? कौन है बच्चों? तो द्विजेंद्र नाथ राय की जो पत्रिका है उसका नाम है आर्थिक सुधार। क्या है? आर्थिक सुधार इनकी पत्रिका का नाम है। अगर हम लोग बात करें प्रेमचंद जी का, तो हंस पत्रिका के संपादक हैं। कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी। बालकृष्ण भट्ट की बात करें तो इनकी पत्रिका का नाम है हिंदी प्रदीप। कौन सी पत्रिका बच्चों? हिंदी प्रदीप। और गुलाब राय जी की पत्रिका नहीं है, लेकिन रचना में है, कुछ उथले कुछ गहरे, ठेलुआ क्लब, गेहूं बनाम गुलाब। लिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि गद्यांश क्या है। गद्यांश में कह रहा है, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। जो राष्ट्र है, देश है, इसका तीसरा अंग क्या है? तो उसकी लोगों की संस्कृति है। जैसे दूसरा अंग लोग हैं, तीसरा अंग क्या है? तो उसकी संस्कृति है, लोगों की। मनुष्यों ने युग युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। मतलब मनुष्य ने युगों युगों से जो जिस सभ्यता का निर्माण किया वही क्या है? उसकी श्वास और प्रश्वास में बसा हुआ है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। कबंध मात्र मतलब केवल कल्पना ही है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि क्या कह रहे हैं कि यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। मतलब इस जीवन रूपी वृक्ष जो है इसका पुष्प क्या है? फूल क्या है? तो संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। मतलब जो संस्कृति का सौंदर्य है और संस्कृति का वसंत है, इसी में लोगों के जीवन का सौंदर्य और मान सम्मान बसा हुआ है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं, परंतु उन सब का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। अब हमसे कह रहे हैं कि उपर्युक्त गद्यांश के लेखक एवं शीर्षक का नाम लिखिए। प्रश्न क्या है बच्चों? तो इसमें कह रहे हैं प्रस्तुत गद्यांश के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं एवं इसका शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है। शीर्षक क्या है? तो राष्ट्र का स्वरूप है। अच्छा, राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है?
अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया कि राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है। तो राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। ये आपको पैसेज में शुरुआत में ही बताया गया। अगला कह रहे हैं कि राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है। तो भैया संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। मतलब अगर राष्ट्र में संस्कृति का विकास नहीं होगा तो उस राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। अगला कह रहे हैं कि ज्ञान और कर्म के संयुक्त प्रकाश को क्या कहा गया है। तो ज्ञान और कर्म के संयुक्त प्रकाश को संस्कृति कहा गया है। अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो उससे पहले आप लोगों को रेखांकित अंश जरूर देख लेना चाहिए। और रेखांकित अंश क्या है कि यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं, अर्थात अलग कर दिए जाएं, तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। चलिए अब इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं कि क्या है। तो व्याख्या में देखिए, राष्ट्र के संपूर्ण स्वरूप में संस्कृति का भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना कि भूमि और जन का होता है। तो राष्ट्र के अगर संपूर्ण स्वरूप में देखें तो उसका भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना भूमि और जन का होता है। अर्थात भूमि और जन के पश्चात राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण तत्व उसकी संस्कृति है। किसी राष्ट्र के अस्तित्व में संस्कृति के महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि यदि किसी राष्ट्र की भूमि और जन को संस्कृति से अलग कर दिया जाए तो समृद्धिशाली राष्ट्र को भी मिटते हुए देर न लगेगी। संस्कृति और मनुष्य एक दूसरे के पूरक होने के साथ साथ एक दूसरे के लिए अनिवार्य भी हैं। भैया एक दूसरे के लिए पूरक तो हैं ही और साथ ही साथ एक दूसरे के लिए अनिवार्य भी हैं। एक के ना रहने पर दूसरे का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जीवन रूपी वृक्ष का पुष्प ही संस्कृति है। संस्कृति क्या है? तो जीवन रूपी वृक्ष जो उसका पुष्प ही संस्कृति है। अर्थात किसी समाज में ज्ञान और उस ज्ञान के आलोक में किए गए कर्तव्यों के सम्मिश्रण से जो जीवन शैली उभरती है या सभ्यता विकसित होती है वही संस्कृति है। अब देखते हैं अथवा में। अथवा में कह रहा है कि यदि यह मतलब चाहे ऊपर वाले पैसेज को करें चाहे इसे करें, एक ही करना है, दोनों नहीं पेपर में। यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होती। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान में ही अड़े रहें और कहीं भी उनका प्रयोग नहीं किया जाए तो उसके पीछे के उद्देश्य पर ही कुठाराघात होगा। चलिए अब देखते हैं कि क्या कह रहा है इसके बाद में। तो इसके बाद में क्या है बच्चों, प्रश्न पूछ रहा है कि भाषा का सीधा संबंध किससे है। तो भैया भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। प्रयोग से और जनता से है। अगला कह रहे हैं कि नए शब्दों के प्रयोग ना किए जाने पर क्या परिणाम होगा। मतलब अगर नए शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो क्या होगा। तो यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान में ही अड़े रहें और कहीं भी उनका प्रयोग किया नहीं जाए तो उसके पीछे के उद्देश्य पर ही क्या होगा, कुठाराघात होगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि कुठाराघात का आशय स्पष्ट कीजिए। तो क्या होता है, घातक परिणाम या घातक चोट। अब कह रहे हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। और रेखांकित अंश की व्याख्या करने से पहले इसे देख लीजिए कि भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। अब हम लोग इसका रेखांकित अंश का व्याख्या कर देते हैं। तो व्याख्या क्या कह रहा है बच्चों, व्याख्या कह रहा है कि लेखक का कहना है कि भाषा गतिशील होती है, वह अभिव्यक्ति का एक माध्यम है जिससे लोगों के बीच संवाद स्थापित होता है। उसका सीधा संबंध लोगों में प्रयोग करने से है और जनता के बीच बातचीत करने से है। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम क्या कह रहा है। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक भाषा और आधुनिकता है तथा इसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं।
क्योंकि 3 तक का हो चुका है। और एक बार आप सभी लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए सबके पास, अपने मित्रों के पास ज़ोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए और लाइक भी आप लोग करते रहिए। क्या कह रहा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सॉरी, गद्यांश नहीं है, पद्यांश है, पद्यांश होना चाहिए। पद्यांश की पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जिसमें कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यों देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, म्लान हो कमल पग को चूमना चाहती है। क्या कहा? राधिका जी कह रही हैं कि जब तुम वहाँ पर पहुँच जाना, पवन से कहती हैं कि जब तुम प्रभु जी के, मेरे प्रीतम के घर पर पहुँच जाना, तो वहाँ पर देखना कि अगर कोई प्यारा सा कुसुम, कुसुम मतलब फूल, कुमला अर्थात कुमलाया हुआ, मुरझाया हुआ उनके घर में पड़ा है। अगर उनके घर में कोई भी प्यारा सा फूल मुरझाया हुआ पड़ा है, तो उसे ला करके मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के चरणों पर उस फूल को गिरा देना, पहुंचा देना। और इस प्रकार से हे पवन, तुम उन्हें बताना कि एक फूल के समान बाला, बाला मतलब बालिका, स्त्री, एक फूल के समान सुंदर स्त्री, कोमल स्त्री, मलान अर्थात मुरझाई हुई या दुखी हुई हो करके आपके कमल चरण को चूमना चाहती है। मतलब दुखी है जो आपके कमल चरणों को या कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती है। अब इसमें से क्या कह रहा है बच्चों? तो इसमें से कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या है भैया उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ? तो आपको पता है, पवन दूतिका वाले पाठ से लिया गया है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के पवन दूतिका नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी हैं। रचयिता कौन है बच्चों? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी हैं। फिर इसमें क्या कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश में राधा ने अपनी तुलना किससे की है? तो भैया राधा ने अपनी तुलना फूल से की है। राधा कहती हैं कि जैसे कोई म्लान फूल अर्थात मुरझाया हुआ फूल कृष्ण के चरण में गिरा हो, वैसे ही वह खुद को कृष्ण के चरणों में समर्पित करना चाहती हैं, अपने आप को समर्पित करना चाहती हैं। इसके बाद में अगला आपसे कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश क्या है? कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। ये आपका क्या है? रेखांकित अंश है। अब इसमें कह रहा है व्याख्या करना है। तो राधा जी कह रही हैं कि अगर कोई सुंदर फूल घर में म्लान हो गया हो अर्थात मुरझा गया हो, तो हे पवन तुम उसे कृष्ण के चरणों में ला देना। राधा यहाँ अपनी तुलना उस म्लान फूल से कर रही हैं और कहना चाहती हैं कि जैसे वह फूल कृष्ण के चरणों में समर्पित होना चाहता है, वैसे ही वह खुद को कृष्ण के चरणों में समर्पित करना चाहती हैं। अब इसका जो 4th नंबर है यानी इस भाग का, कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को कौन चूमना चाहता है? श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को कौन चूमना चाहता है बच्चों? तो श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को एक म्लान फूल चूमना चाहता है, जो कि राधा जी का प्रतीक है। और इसमें 5वां खंड कह रहा है कि राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती हैं? राधा जी पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प के बारे में क्या संदेश देना चाहती हैं? तो राधा कहना चाहती हैं कि जैसे फूल कृष्ण के चरणों में समर्पित होना चाहता है, वैसे ही वह खुद को कृष्ण के चरणों में समर्पित करना चाहती हैं। अब इस प्रकार से मान लीजिए आप इसको नहीं कर पा रहे हैं, तो अथवा है, मतलब दोनों में से कोई एक करना है। अथवा कह रहा है सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार। यानी हे मनुष्य सावधान हो जाओ, अगर विज्ञान आपके लिए तलवार बन रहा है अर्थात हानिकारक बन रहा है, तो क्या करो, इसको तुरंत फेंक दो और जो आपकी मोह की यादें हैं, इसकी यादों जो जुड़ी हुई हैं, उन सबको छोड़ दो।
मतलब उनके आशाओं में, उन यादों में रह करके अपना अहित न करो। हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी नादान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। क्या कहते हैं कवि महोदय कि ये सिद्ध हो चुका है कि तुम अभी एक नादान बालक के समान हो। क्योंकि जैसे नादान बालक को फूल या फिर कांटे की पहचान नहीं होती है, उसी प्रकार से तुम्हें भी फूल या कांटों की कोई पहचान नहीं है। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। क्या कहा कि जैसे अगर कोई बच्चा है तो उसे नहीं पता कि क्या फूल है क्या कांटा है, यानी क्या उसे कोमलता प्रदान करेगा और क्या उसे चुभेगा। उसी प्रकार से तो उसको कांटे या फूल नहीं देना चाहिए। उसी प्रकार से तुम्हें भी जब नहीं पता है कि इससे हानियाँ क्या हैं, इससे लाभ क्या हैं, तो तुम इसको हाथ में लेकर के खेलोगे तो अपना ही अहित करोगे। और सिद्ध कैसे हुआ, आपने हथियार बनाए, बम बनाए, जो कि बहुत ही विनाशकारी सिद्ध हुए हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो भैया संदर्भ में क्या है कि अभिनव मनुष्य आप लोगों ने एक पढ़ा होगा, ये उसी का है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के अभिनव मनुष्य नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है रचयिता? तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या कह रहा है? कवि कह रहे हैं कि हे मनुष्य, विज्ञान एक शक्तिशाली हथियार है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखो। मोह और अज्ञान को छोड़ करके ज्ञान और विवेक के साथ इसका उपयोग करो, ताकि यह तुम्हारे लिए हितकारी हो जाए। फिर तीसरा क्या कह रहा है कि कवि ने वैज्ञानिक युग के मानव को क्या चेतावनी दी है। किस बात की चेतावनी दी है? तो कवि ने भैया वैज्ञानिक युग, कवि ने चेतावनी क्या दिया है कि विज्ञान का गलत इस्तेमाल विनाशकारी हो सकता है, इसलिए इसे समझदारी से इस्तेमाल करो, अर्थात बर्बादी मत लाओ। और चौथा कह रहा है कि पद्य में फूल और कांटों से क्या तात्पर्य है। तो फूल क्या है? फूल मानवता का प्रतीक है, जबकि कांटे विज्ञान की नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक है। फिर अगला कह रहा है कि कवि ने विज्ञान तलवार के प्रयोग करने से क्यों मना किया। जो विज्ञान रूपी तलवार है अर्थात विनाशकारी शक्तियां हैं, उनके प्रयोग से क्यों मना किया है। तो कवि ने मना किया है क्योंकि विज्ञान का गलत इस्तेमाल स्वयं का और दूसरों का नुकसान कर सकता है। जैसे तलवार अपने ही अंग काट सकती है, उसी। और देखते हैं कि पांचवा कक्का कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। हरिशंकर परसाई जी हैं, या फिर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय देना है। तो चलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को देख लेते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था? 19 अगस्त 1907 को। कहाँ पर? बलिया, उत्तर प्रदेश के दूबे गांव में हुआ था। शिक्षा में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और पाली भाषा में ये पारंगत हैं। शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर के संपर्क में आए, जहाँ से उनकी साहित्यिक दृष्टि पर गहरी छाप भी पड़ी है। कार्य क्षेत्र में देखें तो कार्य क्षेत्र में, अब देखिए इसको आप भाषा बना करके लिख सकते हैं, बहुत सारा मेन पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ, भाषा आप लोग लिख सकते हैं। प्रोफेसर रहे हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के, और कुलपति भी बने हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय की, और संपादक रहे हैं साहित्य अकादमी पत्रिका का। साहित्यिक योगदान अगर हम लोग देखें तो साहित्यिक योगदान में द्विवेदी जी निबंधकार के रूप में रहे हैं। द्विवेदी जी के निबंधों में इतिहास, संस्कृति और दर्शन का अद्भुत संगम मिलता है। उनकी भाषा सरल पर गहरी विचारधारा से भरपूर है। प्रसिद्ध निबंध में कल्पलता है, अशोक के फूल है, पुनर्नवा है, विचार और वितर्क है,
उपन्यासकार के रूप में देखें तो बाणभट्ट की आत्मकथा जो कि 1946 में आई है, ये बाणभट्ट के जीवन और समय को रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करती है। और में है चारुचर्या, पुनर्मिलन और अनामदास का पोथा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद में आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में देखें बच्चों तो हिंदी साहित्य की भूमिका इन्होंने लिखी है, जो कि हिंदी साहित्य के विकास का संक्षिप्त लेकिन एक प्रभावशाली दस्तावेज है। और हिंदी साहित्य में उद्भव और विकास इन्होंने लिखा है। शैली हम लोग देख लेते हैं, शैली क्या रही है इनकी। तो शैली इनकी अगर देखें तो भाषा में संस्कृत की तत्समता अर्थात तत्सम शब्दों का इन्होंने प्रयोग लिया है और हिंदी की बोलचाल भाषा का सुंदर मिश्रण किया है। प्रतीक, दृष्टांत और कल्पना का प्रयोग करके जटिल विचारों को सरल भी बनाया है इन्होंने। और क्या किया है, मानवतावाद, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और अध्यात्म की धारा रही है। द्विवेदी जी रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचारों से प्रेरित हैं। उनके लेखन में सांस्कृतिक नवीनीकरण और सामाजिक समरसता का संदेश प्रमुख है। 19 मई 1979 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी पाठ्यक्रमों और साहित्यिक चर्चाओं में जीवित हैं। प्रमुख रचना एक नज़र में अगर हम देख लें इनकी तो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। उपन्यास में बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचर्या, पुनर्मिलन, अनामदास का पोथा। निबंध संग्रह में कल्पलता, अशोक के फूल, पुनर्नवा, विचार और वितर्क। आलोचना की अगर बात करें बच्चों तो हिंदी साहित्य की भूमिका है और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास है। और देखते हैं द्विवेदी जी की कृतियों में भारतीय संस्कृति और आधुनिकता का अद्भुत समन्वय दिखता है, जो पाठकों को सोचने और जीने की नई दृष्टि देता है। खा नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। मतलब किसी एक कवि का लिखना है, जिसमें है कौन कौन से, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं और अज्ञेय जी हैं। तो चलिए देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद जी का। अगर जीवन परिचय में देखें तो इनका जन्म हुआ है 30 जनवरी 1889 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में। मृत्यु देखें तो 15 नवंबर 1937 को वाराणसी में ही हुआ। परिवार में पिता श्री शिवरतन साहू थे, एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, लेकिन बचपन में ही पिता की मृत्यु भी हो गई थी। देखिए, जब ये पैदा हुए थे तब घर की आर्थिक स्थिति सही थी। शिक्षा की अगर बात करें इनके तो घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी और अंग्रेजी की शिक्षा, बंगाली, मराठी और गुजराती भाषाएं भी इन्होंने सीख लिया था। साहित्यिक योगदान में अगर देखें तो छायावाद के प्रवर्तक और प्रसाद युग के प्रमुख कवि भी थे। चित्रकला और संगीत में भी रुचि थी, जो उनकी रचनाओं में झलकती रहती है। नाटक की अगर बात करें तो मतलब इसमें देखें तो नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध सभी विधाओं में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रमुख कृतियों में कामायनी है, लम्हों के फूल हैं, आंसू है, झरना है। नाटक में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु और राजश्री। कहानी संग्रह की बात करें तो आंद्रे है, ममता है, ममता जो कि आप लोग कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं, और प्रतिध्वनि भी कहानी इनकी है। उपन्यास की अगर हम बात करें तो उपन्यास में इनका तितली है, कंकाल है और इरावती है। इरावती अपूर्ण रहा है, तितली इनका एक असफल प्रेम कहानी के ऊपर लिखा गया है। निबंध में काव्य और कला तथा अन्य निबंध है और चित्राधार है। छायावादी शैली की बात करें तो भावुकता, माधुर्य, संगीतात्मकता, प्रतीक और बिंबों का सुंदर इन्होंने प्रयोग भी किया है। नाटकों में इतिहास और कल्पना का समन्वय है। गीतात्मकता और संवादों में ओज भी है। भाषा देखें तो भाषा इनकी कैसी रही है, संस्कृत निष्ठ, खड़ी बोली और मुहावरेदार और सरल भी रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर, बांग्ला साहित्य और संस्कृत काव्यशास्त्र का प्रभाव इनके ऊपर रहा है।
आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का समावेश भी रहा है। राष्ट्रीय जागरण की भावना को प्रोत्साहित किया है इन्होंने। और साथ ही साथ क्या किया है, कामायनी को आधुनिक हिंदी साहित्य का महाकाव्य माना जाता है। देखिए, अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना। हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य क्या है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है बच्चों चंद बरदाई। कौन सा है? तो प्रथम महाकाव्य है चंद बरदाई द्वारा रचित। कौन सा है? चंद्र बरदाई द्वारा रचित है पृथ्वीराज रासो। क्या है बच्चों? तो पृथ्वीराज रासो है। हाँ, पृथ्वीराज रासो, ये इनकी पहली मतलब हिंदी का पहला महाकाव्य है। अगर हम खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य की बात करें तो वो है प्रिय प्रवास। क्या है? प्रिय प्रवास। इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं हरिऔध जी। कौन है बच्चों? तो हरिऔध जी हैं। और आधुनिक हिंदी का जब पहला महाकाव्य की बात आएगी तो कौन होगा? तो उसमें कामायनी होगा। प्रसाद जी की रचनाओं में प्रेम, विरह, सौंदर्य, दर्शन और राष्ट्र प्रेम की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। और क्या है? और है बच्चों कि नारी पात्रों को स्वतंत्र और जागरूक रूप में इन्होंने चित्रित किया है, जैसे कि ध्रुव स्वामिनी और तितली में। और 48 वर्ष की अल्पायु में 1937 में वाराणसी में उनका निधन हो गया। लेकिन उनकी रचनाएं आज भी पाठ्यक्रमों और साहित्यिक चर्चाओं में जीवित हैं। प्रसाद जी की कविताएं और नाटक हमें जीवन की अनंतता, प्रेम की शाश्वतता और राष्ट्र के प्रति समर्पण का संदेश देते हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 होना चाहिए। और आप लोगों को बता दें कि आप लोग क्लास को बेटा शेयर करते रहिए, अपने सभी मित्रों के पास क्लास को शेयर करके पहुंचा दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। और सबको बताते भी रहिए कि आप लोगों का इस चैनल पर चल रहा है रेगुलर एक मॉडल पेपर या फिर प्रीवियस ईयर के पेपर आप लोगों को नियमित रूप से प्रदान किया जा रहा है। तो देखते हैं पंचलाइट का हम लोग पहले उद्देश्य। पंचलाइट कहानी का उद्देश्य ग्रामीण जीवन की वास्तविकताओं और गरीबी की मार्मिक स्थिति को उजागर करना है। यह कहानी एक गरीब परिवार की संघर्षपूर्ण स्थिति को दर्शाती है जो बिजली की सुविधा से वंचित है और पंचायत के माध्यम से एक लाइट प्राप्त करने की कोशिश करता है। इसके बाद में कहानी में गरीबी, संघर्ष और सामाजिक असमानता के मुद्दों को उठाया गया है। यह कहानी ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों और सरकारी योजनाओं की कमियों को भी उजागर करती है। कहानी का मुख्य पात्र गोधन एक गरीब आदमी है जो अपने परिवार के लिए बिजली की सुविधा प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन अंततः उसे निराशा ही हाथ लगती है। तो इस प्रकार काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर देना है। आपका अलग अलग जिले का अलग अलग खंड काव्य है और उसके आधार पर क्या करना है, किसी एक खंड का आप लोगों को उत्तर देना है। एक दिन मैंने आपको बताया भी था कि कौन से खंड काव्य किस जिले के लिए है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं और शुरुआत करते हैं। क्या है इसमें? त्यागपथी खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। जो त्यागपथी खंड काव्य है बच्चों, ये किस किस जिले में है? तो आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, उसके बाद में बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहांपुर तथा बाराबंकी जनपद के लिए है। यानी कितने जनपदों में है? तो ये आपका 8 जिलों के लिए निर्धारित किया गया है। अथवा क्या करना है, कथा वस्तु मैंने करवा दिया है, फिर इसमें देख लीजिए। दूसरा है त्यागपथी खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्रांकन कीजिए, अर्थात हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए। तो देखते हैं भैया, हर्षवर्धन एक सच्चे देशभक्त थे जिन्होंने छोटे राज्यों को एकजुट करके एक विशाल राज्य की स्थापना की थी। उनकी देशभक्ति और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें एक महान शासक बनाया था। अब इनके प्रमुख गुण कौन कौन से हैं हर्षवर्धन के? तो देख लेते हैं। आदर्श पुत्र और भाई के रूप में उन्होंने अपने पिता की बीमारी के दौरान उनकी सेवा की और उनकी मृत्यु के बाद
अपनी बहन राजश्री की देखभाल भी किया। अजय योद्धा, उन्होंने कई युद्धों में विजय प्राप्त की और अपने राज्य की रक्षा भी किया। इसके बाद में महान त्यागी, महान त्यागी में देखें तो उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग करके प्रजा के हित में काम किया। आपको बता दें, प्रजाकृत कृत्य पाकर भी थी प्रशासक वीर ऐसा, पराक्रम शक्ति का अवतार था पार्थ जैसा, स्वयं था कवि मनीषी शुद्ध यावत धर्म ज्ञानी, सदा जो मुक्त मन था मुक्त कर था जो मुक्त वाणी। मतलब सब कुछ चीज़ों से वो मुक्त थे, वाणी से मुक्त थे, अपने कर्मों से मुक्त थे, अपने मन से मुक्त थे, हर तरीके से शुद्ध थे। और इस प्रकार से वो प्रजा का मतलब अपना महान त्याग कर दिए, सब कुछ त्याग कर देते थे। कहा भी जाता है कि हर पाँचवें साल वह प्रयागराज में आकर के अपना सर्वस्व दान कर देते थे। श्रेष्ठ शासक देखें बच्चों तो क्या है, उन्होंने अपने राज्य में धर्म और संस्कृति की उन्नति की और प्रजा को क्या किया तो सुखी बना दिया। कर्तव्यनिष्ठ और दृढ़ निश्चयी भी क्या है, उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया और अपने लक्ष्यों के प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहे। अब देखते हैं इसके बाद में क्या कह रहा है, मुक्ति यज्ञ। मुक्ति यज्ञ के अनुसार मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के नायक की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। किस पर? मुक्ति यज्ञ के जो नायक हैं उनके चरित्र चित्रण करना है। मुक्ति यज्ञ किन किन जनपदों में है तो कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, ललितपुर। ठीक है, यानी ये 7 जिलों में निर्धारित है, 7 नहीं 6 जिलों में ये निर्धारित किया गया। अथवा मुक्ति यज्ञ खंड काव्य की कथा वस्तु को लिखना है। अब इसके बाद में अगला क्या है, आलोक वृत्त। कह रहा है कि आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर आपको क्या करना है बच्चों, तो आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर षष्ठ सर्ग यानी नमक सत्याग्रह का कथा को आपको लिखना है आलोक वृत्त के अनुसार। और ये किस किस जिले में है, तो ये है प्रयागराज में, अलीगढ़ में, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्ज़ापुर तथा सीतापुर जनपद के लिए आपका आलोक वृत्त है। अथवा आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए। इसके बाद में घा नंबर कह रहा है, श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर राजा दशरथ की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अथवा श्रवण कुमार खंड काव्य के अयोध्या सर्ग की कथा वस्तु को लिखिए। श्रवण कुमार कहाँ कहाँ है, तो मेरठ में है, आजमगढ़ में, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच तथा हमीरपुर जनपद के लिए श्रवण कुमार है। 8 जनपदों के लिए ये भी है। इसके बाद में अगला है सत्य की जीत। अगला क्या कह रहा है बच्चों कि सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर दुशासन का चरित्र चित्रण कीजिए। अथवा सत्य की जीत खंड काव्य का कथासार लिखिए। सत्य की जीत जो है ये लखनऊ में, इटावा, बलिया, बिजनौर, झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर तथा पीलीभीत, इतने जनपदों में सत्य की जीत खंड काव्य चलता है। और इसके बाद में क्या है, रश्मिरथी खंड काव्य का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। मतलब रश्मिरथी खंड काव्य का कथानक अपने शब्द में लिखिए। अथवा रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। रश्मिरथी जो है ये वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव तथा देवरिया जनपद के लिए कौन सा है, तो रश्मिरथी है। संस्कृत वाला भाग और पूरा व्याकरण भाग होता है। तो इसमें क्या कह रहा है, खंड खा से पहले सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और यकीन मानिए इतना मॉडल पेपर हो जाएगा कि कोई भी दिक्कत आपको हो नहीं सकती है। तो अब देखते हैं कि खंड खा में 8वें का क्या कह रहा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। और चलिए देखते हैं क्या है। मयूर ने कहा, अद्यापितावन में, मतलब आज तक आप सबने मेरा बलम न पश्यसि, बल नहीं देखा हो। मतलब आज तक आपने मेरा बल नहीं देखा हो। इति
अति गर्वेण लज्जांच त्यक्त्वा, मतलब अत्यधिक गर्व के साथ और लज्जा को त्याग करके, तावन महता शकुनि संघस्य, उसी समय पक्षियों की सभा के बीच में, मध्य संघस्य मध्य मतलब सभा के बीच में, पक्षो प्रसार्य अपने पंखों को फैला करके नर्तुम आरब्धवान, नाचना शुरू कर दिया। चा प्रतिछन्नो अभूता, और नग्न हो गया। मयूर ने कहा कि आज तक तुमने मेरा बल नहीं देखा है। अत्यधिक गर्व के साथ और लज्जा को त्याग करके वहीं पक्षियों की सभा के बीच में अपने पंखों को फैला करके नाचना शुरू कर दिया और नग्न हो गया। स्वर्ण राजहंसा लज्जिता, स्वर्ण राजहंस लज्जित होकर के अस्य नयो ही अस्ति न बहराणाम समुत्थाने लज्जा, ना तो इसे मतलब अपने पास कोई लज्जा है और ना ही कोई संपत्ति है। नास्य गतत्रपाय स्वदुहितरम, इस दुष्ट को मैं अपनी पुत्री नहीं दास्या मतलब नहीं दूंगा, इत्यकथयत, ऐसा कहा। ये बच्चों आप लोगों का जातक कथा वाले से प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जातक कथा नामक पाठ से लिया गया है। और आप लोग हिंदी अनुवाद का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हिंदी अनुवाद का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो ये आपको दोबारा रिवीजन में मदद करेगा। अथवा कह रहा है कि महामना, विद्वान वक्ता, धार्मिको नेता, पटुः पत्रकारश्चासीत्। महामना, विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता और चतुर पत्रकार थे। परमस्य सर्वोच्च गुणा, परमस्य लेकिन इनका, सर्वोच्च गुणा मतलब सभी उच्च गुण या ऊंचे गुण, जन सेवे वासित मतलब लोगों की सेवा में ही थे। यत्र कुत्रापि अयम जनान दुखितान पीडमानांश्च चापश्यत, जहाँ कहीं भी, यत्र कुत्रापि मतलब जहाँ कहीं भी, अयम माने ये, जनान माने लोगों को, दुखितान पीड्यमानांश मतलब दुखित और पीड़ित मन वालों को देखते थे। तत्रैव सह शीघ्रमेव उपस्थिता, वहीं पर ये शीघ्र उपस्थित होकर के सर्वविधम सहायंच अकरोत, हर प्रकार से सहायता करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत, प्राणी सेवा ही इनका स्वभाव था। क्या कहा बच्चों की? प्राणी सेवा ही इनका स्वभाव था। अद्यास्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि, आज हमारे बीच में अनुपस्थित होते हुए भी, मतलब आज हमारे बीच में अनुपस्थित होते हुए भी, महामना मालवीया स्वयशसो अमूर्त रूपेण प्रकाशम वितरण, महामना मालवीय अपने यश से अमूर्त रूप में, यानी जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, ऐसे रूप में प्रकाश को वितरित करते हैं। अंधे तमस निमग्नान जनान, और अंधकार में लिपटे हुए लोगों को सन्मार्ग दर्शन, सत्मार्ग दिखाते हैं। स्थाने स्थाने जने जने उपस्थिता एव, स्थान स्थान पर लोगों के बीच में, यानी हर एक व्यक्ति के बीच में उपस्थित हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा बच्चों कि दूसरे का मतलब दोनों संस्कृत में अनुवाद में से कोई एक आपको करना है। अब इसका संदर्भ क्या है? तो महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया है और हिंदी अनुवाद आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। और यहाँ से खा नंबर शुरू होता है, जो क्या कह रहा है कि दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। किसी का भी करना है। तो क्या कहा है? श्लोक क्या है? जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा, जरा मृत्यु भयम नास्ति येषां कीर्ति तनो क्वचित। मतलब जयंती ते महाभागा, उन महापुरुष लोगों की जय हो, महाभाग्यशाली लोगों की जय हो। जन सेवा परायणा, जो हमेशा जन सेवा में ही लगे रहते हैं, निरत रहते हैं। जरा मृत्यु भयम, जरा मतलब वृद्धावस्था यानी बुढ़ापा का, और मृत्यु का भय नास्ति येषाम, जिनको नहीं है, जिन्हें जन्म और मृत्यु का भय
नहीं है। येषां कीर्ति मतलब जिनका कीर्ति तनोः क्वचित उनके शरीर से भी बढ़ कर के है। कह रहे हैं कि ऐसे महाभाग्यशाली पुरुषों की जय हो जो लोगों की सेवा में ही लगे हुए हैं, जिन्हें जरा मृत्यु अर्थात जरा और मृत्यु का भय नहीं है, और जिनके लिए उनका कीर्ति मान सम्मान ही उनके शरीर से भी बढ़कर है। तो बच्चों, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के मालवीय नामक पाठ से लिया गया। महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया, और हिंदी अनुवाद आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर लीजिए। और अथवा में क्या है? अथवा में है नामे रोचते भद्रम वह उलूकस्याभिषेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। मतलब मुझे इस उल्लू का क्या कहा? मुझे इस उल्लू का अभिषेक अच्छा नहीं लगता है। कहा कि मुझे इस उल्लू का अभिषेक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अक्रुद्धस्य मुखम पश्य, इसके बिना क्रोध के मुख को देखो। बिना क्रोध के मुख को देखो तो कथम क्रुद्धो भविष्यति, मतलब इसका मुख क्रोधित होने पर कैसा होगा। जब इसका बिना क्रोध का मुख ऐसा है तो क्रोधित होने पर कैसा होगा। जातक कथा से है, उलूक जातकम से। आप लोग इसे स्वयं से करना, लिखना मैंने बता दिया ही है। अब प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं, और प्रश्न संख्या 9 से पहले एक बार सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर करते रहिए, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी करते रहिए। कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्या है? अंधे की लकड़ी होना। अंधे की लकड़ी होने का मतलब क्या है? एकमात्र सहारा। अंधे का लकड़ी होना का मतलब क्या है बच्चों? तो एकमात्र सहारा। वाक्य प्रयोग में देखते हैं, श्रवण कुमार के माता पिता के लिए वह अंधे की लकड़ी था। भैया श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, और वैसे भी उनका वो एकमात्र सहारा ही था। फिर क्या है? गड़े मुर्दे उखाड़ना। गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब होता है कि पुरानी बातों को फिर से सामने लाना। तो तुम दोनों को अब गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहिए। और क्या है? तीसरा नंबर कह रहा है कि आधा तीतर आधा बटेर। आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या होता है? बेमेल मिश्रण। आधा तीतर और आधा बटेर का अर्थ क्या होता है बच्चों? बेमेल मिश्रण। तो राज्य सरकार को आधा तीतर आधा बटेर कहना उपयुक्त है, क्योंकि बेमेल मिश्रण है। कोई कह रहा है कि ऐसा होगा और कोई कह रहा है कि नहीं होगा। अब चलते हैं चौथे में, घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी घर की वस्तु का कोई मान नहीं। तो वाक्य प्रयोग में देखें, तुम्हारे प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 से पहले एक बार सभी लोग फिर से क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है कि अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उत्तर देने से पहले हमें अपठित गद्यांश को पढ़ना होगा। आज़ाद भारत में दुर्गा भाभी को उपेक्षा और सम्मान दोनों प्राप्त हुए। सरकारों ने उन्हें पैसों से तोलना चाहा। कतिपय वर्ष पूर्व उनके सम्मान में आयोजित एक समारोह में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उन्हें 51,000 रुपये भेंट किए। भाभी ने वह रुपये वहीं वापस कर दिए। उन्होंने कहा कि जब हम स्वाधीनता के लिए संग्राम कर रहे थे, उस समय किसी व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा नहीं थी, केवल स्वाधीनता प्राप्ति हमारा लक्ष्य था। इस धन से यहाँ शहीदों का एक बड़ा स्मारक बनाया जाए। अब देखिए प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी का सम्मान किस प्रकार किया गया। अर्थात दुर्गा भाभी का सम्मान करने के लिए क्या किया गया था स्वतंत्र भारत में। तो भैया स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी का सम्मान सरकारों द्वारा पैसे से तोलने के रूप में किया गया। उन्हें 51,000 रुपये भेंट किए गए थे, लेकिन उन्होंने उसे वापस भी कर दिया था। दूसरा प्रश्न क्या है
कि स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने का लक्ष्य क्या था। तो क्या है, स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने का लक्ष्य केवल स्वाधीनता प्राप्ति था, न कि कोई व्यक्तिगत लाभ। मतलब केवल उनका लक्ष्य क्या था कि स्वाधीनता मिल जाए। प्रश्न संख्या तीसरा इसमें पूछ रहा है कि दुर्गा को सम्मान में जो धन भेंट किया गया उसे किस हेतु प्रयोग करने के लिए लौटा दिया गया था। तो दुर्गा भाभी ने सम्मान में जो धन भेंट किया गया उसे शहीदों का एक बड़ा स्मारक बनाने के लिए प्रयोग करने के लिए लौटा दिया था। अब देखते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो देखो पहला शब्द युग्म है सूर और सुर। तो क्या होगा इसका, कायर और योद्धा, या वीर और देवता, या फिर बहादुर और निश्चर, या फिर योद्धा और दुर्बल। क्या होगा बच्चों, तो देखिए सूर, सूर का मतलब होता है वीर, सूर का मतलब क्या होता है, वीर, और सुर का मतलब होता है देवता। सुर का मतलब क्या होता है, देवता। तो कौन सा है, वीर और देवता, यानी बा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर है भवन और भुवन। क्या है, भवन और भुवन। तो क्या होगा, संसार और घर होगा, या फिर घर और नगर होगा, या फिर घर और संसार होगा, या ग्राम और जगत होगा। तो बच्चों भवन का मतलब होता है भवन है ना, तो भवन का मतलब होता है घर। भवन का मतलब क्या होता है, घर। और भुवन का मतलब क्या होता है, तो भुवन का मतलब होता है संसार। तो घर और संसार, कंफ्यूज मत होना। देखिए इसमें संसार और घर है तो दोनों, लेकिन आगे उल्टे क्रम में है। और घर और संसार यहाँ पर है, तो कौन सा विकल्प सही होगा, सा वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। खा नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। जिसमें विधि है, तो विधि का क्या होता है, ब्रह्मा और तरीका। विधि का अर्थ क्या होता है बच्चों, ब्रह्मा और तरीका। फिर है वारिद। तो वारिद मतलब बादल भी होता है, और वारिद का मतलब हाथी भी होता है। फिर है द्विज। तो द्विज का मतलब पक्षी भी होता है, और द्विज का मतलब ब्राह्मण भी होता है। फिर है सुरभि। सुरभि का मतलब गाय भी होता है, और सुरभि मतलब सुगंध भी होता है। तो इस प्रकार से ये वाला प्रश्न भी आपका कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं गा नंबर पर क्या कह रहा है। तो गा नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। चलो देखते हैं। जिसमें पहला क्या कह रहा है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। जिसके समान कोई दूसरा नहीं होगा उसे क्या कहेंगे, अद्वितीय, या फिर अनुकरणीय, या अकिंचन, या फिर अगण्य। तो बच्चों जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे कहेंगे अद्वितीय। क्या कहेंगे, अद्वितीय। अनुकरणीय मतलब जो अनुकरण करने योग्य हो। अकिंचन मतलब जिसके पास कुछ भी ना हो। और अगण्य मतलब जिसकी गणना ना हो पाए। फिर है जो सब कुछ जानता हो। जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहेंगे, विज्ञ कहेंगे, या अज्ञ कहेंगे, या साक्षर कहेंगे, या फिर सर्वज्ञ कहेंगे। तो क्या कहेंगे, जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहेंगे। घा नंबर कह रहा है, घा निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। कोई भी दो वाक्य आपको क्या करना है, शुद्ध करना है और लिखना है। जैसे इसमें पहला क्या है, आज मेरा बड़ा भाई आ गया। तो भैया मेरा बड़ा भाई नहीं, क्या हो जाएगा, मेरे, क्योंकि बड़े भाई सम्मानित पद है। तो क्या होगा, आज मेरे बड़े भाई आ गए। आ गया नहीं, आ गए। आज मेरे बड़े भाई आ गए। फिर दूसरा कह रहा है राधा ने पत्र पढ़ी। तो पत्र पढ़ी नहीं, पत्र पढ़ा। राधा ने पत्र पढ़ा। फिर तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा इसमें कह रहा है कि मेरे को फल ले आओ। मेरे को क्या है, कुछ अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल नहीं, तो क्या होगा, मेरे लिए फल ले आओ। फिर उपरोक्त कथन सही है, तो सही नहीं, सत्य कर दीजिए, उपरोक्त कथन सत्य है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि श्रृंगार रस अथवा शांत रस का लक्षण और एक उदाहरण लिखिए। मतलब लक्षण भी लिखना है और कोई एक उदाहरण भी लिखना है। तो देखते हैं श्रृंगार रस का। जब आश्रय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न होकर विभाव,
अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। जैसे जैसे है कि लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखि रूप लोचन ललचाने, हर्षे मन जनु निध पहचाने। क्या कहा कि जब पुष्प वाटिका में सीता जी जाती हैं गौरी की पूजा करने और उसी समय राम और लक्ष्मण जी जाते हैं अपने गुरु जी के पूजन के लिए पुष्प तोड़ने, तो उस समय लता ओट तब सखिन लखाए, तो सीता जी ने जब मतलब जब सखियों ने उन दोनों बालकों को कुमारों को देखा तो क्या किया कि सीता जी को बुला लाती हैं और लता अर्थात एक डाली की ओर से एक पेड़ की लता की ओर से वृक्ष उन्हें दिखाती हैं। और क्या है, क्या दिखाते हैं, श्यामल गौर किशोर सुहाए, अर्थात एक सांवला है और एक गोरा है। भैया कौन सांवले थे, तो भगवान राम जी सांवले थे और लक्ष्मण जी गोरे थे, तो ये दोनों किशोर वहाँ पर विचरण कर रहे हैं, बहुत ही सुशोभित लग रहे हैं। देख रूप लोचन ललचाने, मतलब इतने सुंदर हैं दोनों कि जब उनको देखती हैं तो उनके रूप को देख करके उनके नेत्रों में लालच आ जाता है सीता जी के। हर से मन जनु निधि पहचाने, ऐसा प्रतीत होता है मानो उनका मन कोई निधि, कोई धन, कोई संपदा पा करके पहचान करके बहुत ही हर्षित हो उठा हो, खुशहाल हो उठा हो। ये कब का प्रसंग है, तो जब पुष्प वाटिका में जाते हैं तब का है। खा नंबर में कह रहा है अनुप्रास अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण और एक उदाहरण लिखिए। देखिए लक्षण भी लिखना है और एक उदाहरण भी लिखना है, दोनों में से दोनों करना है। तो जब काव्य की पंक्ति में अक्षर की आवृत्ति बार बार हो, मतलब एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार हो, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाये, देखिए तरनी, तरनी में ता है, तनुजा में भी ता है, तट में भी ता है, तमाल में भी ता है और तरुवर में भी ता है, यानी कि यहाँ पर ता अक्षर की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो ये उसका है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आप लोग को बता दें कि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा प्रेम माधुरी का है कि तरेण तनुजा मतलब सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना नदी के तट पर बहुत सारे सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं। अब गा नंबर कह रहा है कि दोहा छंद अथवा चौपाई छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए। तो क्या है, दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। जैसे क्या बच्चों, हनुमान चालीसा जहाँ से शुरू होता है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलुचारी। श्री में 2 मात्रा, गुरु 2 1-1 मात्रा, चरण में सब में 1-1 मात्रा, सरोज में 1, फिर उसके बाद में 2, फिर 1, रज में 1-1 मात्रा। गिन लीजिए तो 2 2 4 2 6 7 8 2 10 11 12 13 मात्रा यहाँ पर हो गया। अब ये तो पहले चरण का हुआ, दूसरे चरण का देखते हैं यहाँ से। तो निज में 2 मात्रा, मन पर भी 2, मुकुर में 3 और सुधार में 1 2 1, यानी कुल कितनी मात्राएं हुई, तो 2 2 4 3 7 1 8 2 10 1 11, यानी पहले चरण में 13 और दूसरे चरण में 11। ऐसे यहाँ जब जोड़ेंगे तो तीसरे चरण में 13 और चौथे चरण में 11 मात्राएं आएंगी। अब देखते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 से पहले एक बार सभी लोग क्लास को जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि अब केवल पत्र और निबंध 2 ही चीज़ें बची हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है अपनी गली या मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई हेतु नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो इसमें क्या है, उत्तर में है, यहाँ से देखिए उत्तर भी इधर ही खिसक आया है। 256 मालवीय नगर गोंडा, पता आपका इधर लिखना है और जब पत्र लिखेंगे तो यहाँ पर आपको डेट डाल देना है 7/11/2025। जो भी परीक्षा की तिथि होगी उस डेट में अब आप 18 फरवरी को डालना शुरू कीजिए, 18 फरवरी 2026। अब देखो किसको लिख रहे हैं, तो नगर निगम गोंडा। विषय क्या है,
गली या मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए अनुरोध। अब देखो भैया, महोदय या महोदया, भैया देखिए आपके ज़िले का जो भी होगा नगर निगम का अध्यक्ष, अगर मान लो पुरुष है तो महोदय लिखेंगे, महिला है तो महोदया या कुछ भी लिख दीजिए, वहाँ कोई नहीं जानता है कि आपके नगर का कौन है। तो क्या करेंगे, सविनय निवेदन है कि हमारे गली या मोहल्ले में की नालियों की सफाई बहुत समय से नहीं हुई है, जिसके कारण गंदगी और बदबू फैल रही है। इससे हमारे परिवार और पड़ोसियों को बहुत परेशानी हो रही है। नालियों में कूड़ा करकट जमा होने से मलेरिया, डेंगू आदि बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि हमारी गली या मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए आवश्यक कार्यवाही करें। हम आपका आभारी रहेंगे। धन्यवाद। इसके बाद में आपका विश्वास पात्र काखा गा। अब देखिए, अथवा मान लो आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको कर देना। इसमें क्या है कि अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। अब प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 कह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। पहला क्या है, राष्ट्रीय एकता वर्तमान समय की अनिवार्य आवश्यकता। फिर है बढ़ती जनसंख्या तथा रोजगार की समस्या। फिर है मेरा प्रिय साहित्यकार, और क्या है, कृषक जीवन की त्रासदी, या फिर पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। तो चलिए हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय एकता वर्तमान समय की अनिवार्य आवश्यकता का। तो देखिए हम लोग उत्तर में देखते हैं राष्ट्रीय एकता वर्तमान समय की अनिवार्य आवश्यकता। राष्ट्रीय एकता किसी भी देश की प्रगति और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। भारत एक विविधता भरा देश है जहाँ विभिन्न धर्मों, जातियों और संस्कृतियों के लोग रहते हैं। ऐसे में राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। राष्ट्रीय एकता का महत्व क्या है तो देखते हैं। राष्ट्रीय एकता से हमारा तात्पर्य है देश के सभी नागरिकों के बीच एकता और समरसता की भावना। जब देश के सभी नागरिक एकजुट होकर काम करते हैं तो देश की प्रगति और विकास सुनिश्चित हो जाता है। राष्ट्रीय एकता के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। चलो देख लेते हैं। बिंदु में क्या है बच्चों, देश की एकता और अखंडता। राष्ट्रीय एकता देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में मदद करती है। फिर देश की प्रगति और विकास, तो राष्ट्रीय एकता देश की प्रगति और विकास के लिए आवश्यक है। समाज में समरसता, राष्ट्रीय एकता समाज में समरसता और सौहार्द को बढ़ावा देती है। फिर इसके बाद में क्या है, देश की सुरक्षा। तो राष्ट्रीय एकता देश की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक कदम क्या क्या हैं? आवश्यक कदम में देख लीजिए। राष्ट्रीय एकता के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। शिक्षा और जागरूकता। शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से लोगों को राष्ट्रीय एकता के महत्व के बारे में बताया जा सकता है। सामाजिक समरसता में क्या है, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न धर्मों, जातियों और संस्कृतियों के लोगों के बीच संवाद और समझ को बढ़ावा देना होगा। देशभक्ति की भावना, देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना होगा। फिर है राष्ट्रीय एकता के लिए कार्यक्रम। तो क्या है, राष्ट्रीय एकता के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना होगा, जैसे कि राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस आदि। निष्कर्ष में देखते हैं बच्चों। तो निष्कर्ष क्या है, राष्ट्रीय एकता वर्तमान समय की अनिवार्य आवश्यकता है। हमें अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एकजुट होना होगा
और देश के विकास के लिए काम करना होगा। हमें राष्ट्रीय एकता के महत्व को समझना होगा और इसके लिए आवश्यक